तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली क्लास 11th वालों के लिए होने वाली है, जो कि आपका यूपी बोर्ड 2025 में जाके आपका पेपर देंगे, ठीक है। और 2024 में आपका तैयारी करेंगे। हालांकि इनका बोर्ड पेपर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका क्लास 11th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाते हो तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और यही क्लास 11th के क्वेश्चन अक्सर आपके जे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके बाद कंपटीशन में जाएंगे तो तब पर भी आपके क्लास 11th के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसकी दृष्टि से हमने क्लास 11th का आपका क्लास शुरू कर दिया है। क्लास 11th वाले जो अभी कक्षा 10वीं का एग्जाम दिए हैं और खाली बैठे हैं, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आप रिजल्ट का वेट करते रहिए। उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ यदि आप पढ़ाई करके कुछ सीख लेते हो आगे, तो अपनी क्लास में सबसे आगे रहोगे। जब सब लोग शुरू करेंगे वो चैप्टर पढ़ना, आप उस चैप्टर के मालिक बन चुके होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, क्लास 11th का आपका बैच स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11th का बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। और इसमें सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छुड़वाया जाएगा। और ये यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लास होने वाली है, कोई पेड क्लास नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम आराम से आप वीडियो देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए, हमारे साथ मिलकर सीखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप क्लास 11th में नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति को शेयर करिए, यानी उस लड़के को शेयर करिए जो क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसे भी पता चले उसे भी पता चले कि इस चैनल पर आपका क्लास 11th का आपका मैथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 1-2 दिन आपका थोड़ा सा लाइट चलने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा क्लासेस गड़बड़ा गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग उसको रिवाइव कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास 10th वाले आप लोग एकदम बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी वीडियो आएगी, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि दिन में कम से कम 2 वीडियो आपके लिए तैयार करके दें, एक तो क्लास 11th का, एक क्लास आपका 10th का। और क्लास 12th वालों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए 1 अप्रैल से आपका मैथ क्लास स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल से हम लोग दिन में 3 वीडियो बनाएंगे। क्या करेंगे, ये आपका 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए, ठीक है। रोज आपका वीडियो आएगा। ऐसा ना हो कि क्लास केवल 10th वाले पढ़ते रहें, 11th वाले ना पढ़ें, या 11th वाले पढ़ते रहे, 12th वाले ना पढ़े। तो सबके लिए, क्योंकि 12th वालों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका 10th और 12th वालों को एग्जाम देना है आपका 2025 में, और आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है, आपका 90+, ठीक है। हम कोशिश करेंगे क्लास 12th वालों का मैथ में 100 में 100 आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका क्लास 11th का समुच्चय। देखिए, समुच्चय एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ता। क्लास 11th वालों का आपका पहला चैप्टर है समुच्चय, यानी जिसे इंग्लिश में आप सेट बोलते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, ये बहुत सरल चैप्टर है। लेकिन होता क्या है कि इसमें थ्योरी ज़्यादा है, और थ्योरी को लोग समझते नहीं हैं, और थ्योरी को समझेंगे नहीं तो गलत सॉल्व कर देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपके लिए एकदम थ्योरी क्लास लाया है। सबसे पहले समझेंगे समुच्चय क्या है, समुच्चय बनाया कैसे जाता है, समुच्चय कहते किसे हैं, और समुच्चय कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो कल वीडियो आएगी उसमें आपका प्रश्नावली सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको दुश्मन की रणनीति पता होनी चाहिए कि वो किस रणनीति के तहत हमारी तरफ आ रहा है, तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि रणनीति नहीं पता है तो आपकी पराजय होना तय है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले दुश्मन की रणनीति जानो कि वो किस हिसाब से सोच रहा है। इसी तरह से हम लोग क्लास 11th का जो समुच्चय है उसको समझेंगे कि ये किस हिसाब से दिया है। अगर हम समझ जाएंगे थ्योरी क्लास, तो आपका आंकिक जो है, आपका जो प्रश्नावली है, बहुत ईजी वे में सॉल्व होगा। बस आप टिक करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो को तो जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो आपको लास्ट तक पसंद आएगी तो लाइक करिए। तो यहाँ पे समुच्चय यानी सेट, किसी संख्या, व्यक्ति या स्थान का ऐसा संग्रह जिन्हें परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। यानी समुच्चय कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। समुच्चय क्या होता है, किसी संख्या, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ऐसा संग्रह जिसे परिभाषित किया जा सकता है, या जिसे हम काउंट कर सकते हैं। कभी कभी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन वो परिभाषित है,
तब पर भी उसे हम लोग समुच्चय मानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे लिखा है आपका 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो आपका होगा 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी क्या है? ये सभी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? ये परिभाषित है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे भारत की नदियां, भारत में जितनी भी नदियां हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वरों का समुच्चय है, तो इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, क्या कहलाता है? आपका समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण, ये सब क्या है? ये सब त्रिभुज हैं विभिन्न प्रकार के, लेकिन इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? आपका समुच्चय है। जैसे संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5 और 7, ये सब क्या है? ये सब समुच्चय हैं। ठीक है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अर्थात 2 और 3, जब इसको सॉल्व करके इसका मूल निकालोगे, कक्षा 10 में आपने सीखा था मूल कैसे निकाला जाता है? द्विघात समीकरण में। यहाँ पर भी आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। हमने आपको बताया था कक्षा 10वीं में कि जब द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि देखिए, काल्पनिक जो संख्या होती है उसका द्विघात समीकरण आप पढ़ोगे क्लास 11th में, तो क्लास 11th में वो चैप्टर है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला? यानी ऐसी संख्या जिसे परिभाषित किया जा सकता है समुच्चय कहलाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे जो है वो है समुच्चय का एकदम एग्जैक्ट परिभाषा। एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या बोल देंगे? समुच्चय बोल देंगे। अब समुच्चय का जो निम्नलिखित, समुच्चय के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, सारे पहलुओं को समझेंगे तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये पहली क्लास है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, केवल क्लास देखने से आपको नहीं आ जाएगा, और यदि आप क्लास देख रहे हो तब आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप नोट डाउन जब करते हो तब आपको ज़्यादा फायदा मिलता है हमारे हिसाब से। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो नोट डाउन जरूर करते थे, कहीं से भी कोई चीज़ मिल जाए उसको नोट डाउन करके रख लेते थे, बाद में उसको रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, अब आपका देख रहे हैं आपका समुच्चय। समुच्चय के लिए जो पहला पॉइंट है, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, जब आप समुच्चय पढ़ोगे तो उसमें आपको या तो वस्तु का उच्चारण करना मिलेगा, या तो अवयव का, या तो सदस्य का। अभी आगे बताएंगे, सबसे ज्यादा आपको सदस्य मिलेगा। सबसे ज्यादा कौन फेमस है इसमें? सदस्य। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। देखिए, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को अक्सर आपका अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से क्या करते हैं? हम लोग निरूपित करते हैं। जैसे बड़ा अक्षर क्या है? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो A, B, C, X, Y, Z आदि, ये सभी क्या है? ये सभी बड़े अक्षर हैं जिनकी मदद से समुच्चय को निरूपित किया जा सकता है। तीसरा आपका पहलू देख लेते हैं। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका समुच्चय होता है उसके अंदर अवयव होते हैं, और उन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। जैसे आपका A, B, C, X, Y, Z आदि। ठीक है, अभी आपको पूरा का पूरा हम बना के समझाएंगे कि कैसे समुच्चय जो होता है वो बड़े लेटर से लिखा जाता है, और जो आपका उसका अवयव होता है छोटे लेटर से लिखा जाता है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे समुच्चय का हमने पूरा का पूरा परिभाषा, यानी एक तरीके से निचोड़ लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, ताकि आप एकदम समझ पाओ। लिखा, यदि ए समुच्चय ए का अवयव है। हमने कहा ना कि जो छोटा अक्षर होता है वो अवयव होता है। अवयव का मतलब हिस्सा होता है। ए मतलब समुच्चय जो है आपका, क्योंकि समुच्चय को बड़े लेटर से व्यक्त किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, यानी जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है। जैसे ए में है, या ए का अवयव है, या ए सदस्य है ए का, ऐसे हम बोलते हैं। यानी 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या तो अवयव है, या तो सदस्य है, या तो में है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है आपका सदस्य है, यानी ए सदस्य है ए का। को सूचित करने के लिए
यूनानी जो प्रतीक होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपका सदस्य है बताता है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अतः हम देखिए ए ऐसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान समझिए। ए सदस्य है, इसको बोलते हैं सदस्य है ए का, यानी ए सदस्य है ए का। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यानी जो बी है वो ए का हिस्सा ही नहीं है, तो हम बी सदस्य नहीं है ए लिखते हैं। यानी इसको जब पढ़ेंगे तो बी सदस्य नहीं है ए का आपका लिखते हैं, और इसे समुच्चय ए में नहीं है पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ना में है, तो यहाँ पे में है का प्रयोग किया गया है कि ए में आपका नहीं है। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को वी से, वी मतलब वावेल के संबंध में, यानी ए बिलोंग्स टू बी, इसको अंग्रेजी में बिलोंग्स टू बी बोलते हैं, ठीक है। यानी ए बिलोंग्स टू बी, और यदि आपका ऐसे चिन्ह लगा रहेगा, मतलब इस तरीके से बना के से काटा रहेगा, तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी यहाँ ऐसे इंग्लिश में यदि पढ़ेंगे तो बी डजंट बिलोंग टू ए या बी डज नॉट बिलोंग टू ए ऐसे पढ़ेंगे। और हिंदी में पढ़ेंगे बी सदस्य नहीं है ए का, और यहाँ पे पढ़ेंगे ए सदस्य है वी का या ए बिलोंग्स टू वी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किंतु बी आपका देखिए, चूंकि आपका जो वावेल होता है उसमें ए ई आई ओ और यू होते हैं, बी आपका नहीं होता, तो वही लिखा है जो आपका बी है वो डजंट बिलोंग टू वी, यानी जो बी है वो वी का सदस्य नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय p के लिए, यानी 3 जो है वो बिलोंग्स टू p, यानी 3 बिलोंग्स टू p, 3 जो है p का सदस्य है, क्योंकि 3 जो है 30 को काट देगा, लेकिन किंतु 15 आपका p का सदस्य नहीं। अब आप सोचोगे कि 15 तो 30 को काट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सदस्य नहीं है बता रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे से ना कटे। तो जो 15 है वो तो आपका 5 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू p लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आपको समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधि, यानी किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सा? पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, यानी पहला रोस्टर विधि है, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। आपको दोनों विधियां आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रोस्टर रूप देखते हैं। रोस्टर रूप होता क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए रोस्टर रूप को निरूपित करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मजला कोष्ठक लिखा जाएगा, मजला कोष्ठक में इसके अवयव लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे यदि हम कहें, मान लेते हैं आपका ले लिए 20, तो 20 के यदि हम गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 पंचे 20, यानी 20 के जो खंड के अवयव होंगे तो 2 कामा 2 कामा 5 होंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं फिलहाल। लिखा है रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सूचीबद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए यहाँ पे जब लिखे हैं तो हमने अर्धविराम लगाया था, और उन सभी को एक मझले कोष्ठक, यानी ये कौन सा कोष्ठक है आपका, मझला कोष्ठक हमने यहाँ पे बनाया है, तो मझला कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। यानी पहले तो अवयवों को सूचीबद्ध किया जाएगा, उसके बाद उनके बीच में आपका विराम चिन्ह लगाया जाएगा, अर्धविराम जिसको बोलते हो, उसके बाद उसको लिखा काहे में जाएगा, तो ये आपका मझला कोष्ठक में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर 7वां देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण जो है आपका लिखा है 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में इस रूप में किया जाता है। देखिए 7 से कम सबका सभी धन पूर्णांक क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि सभी धन पूर्णांक पूछा है, ठीक है, ऋण पूर्णांक नहीं पूछा है। तो यहाँ पे 2, 4 और 6, देखिए यहाँ पे जब 2 लिखा है उसके बाद अर्धविराम, फिर 4 लिखा है अर्धविराम, फिर 6 लिखा है अर्धविराम। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे, देखिए उदाहरण लिखा है संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो संख्या 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देगी, उसका समुच्चय क्या होगा। देखिए 1 42 को विभाजित कर देगा, 2 विभाजित कर देगा, 3 कट जाएगा, 6 से विभाजित कर जाएगा, 7 6 42, 14 त्रिक 42, 21 दूना 42 और 42 एकम 42, यानी इतनी संख्या है जो कि आपका 42 को
विभाजित कर देगी। जब 42 को विभाजित कर देगी तो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले आपका रोस्टर विधि में होता क्या है, सबसे पहले मझले कोष्ठक के अंदर उसके अवयव को लिखा जाता है और अवयवों को लिखते समय उनके बीच अर्धविराम लगाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है, ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं जिनका समुच्चय आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये समुच्चय है, ये परिभाषित हैं इसलिए ये समुच्चय है। जैसे लिखा है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या देखिए 1, 3, 5, फिर देखिए डॉट 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 लगा है। अब यहाँ पे ये बताएगा डॉट 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 का मतलब क्या होता है। जैसे अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, यह बतलाने के लिए होती है कि इन विषम प्राकृतिक संख्याओं की सूची अंतहीन है। जैसे ये 3 डॉट लगाया है ना, ये 3 डॉट आपको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन संख्याओं का जो सूची है वो अंतहीन है। मतलब ये कहाँ तक जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता, यानी अनंत तक जाएंगे। ठीक है, आप जितना आगे बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे क्या है आपका, आगे आपका नोट देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें नोट क्या कर रहा है, रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि आप एकदम एक क्रम से ही लिखें तभी आपका सही होगा। जैसे देखिए 1, 3, 7, 21, 2, 14, 42। अभी आपको 42 का खंड बताए थे ना कि आपका 1 था, 2 था, 3 था, उसके बाद कौन सा था, 7 था, फिर 14 था, फिर 42 था, यहाँ पे 21 भी था। तो ये सभी एक क्रम में लिखे गए थे, लेकिन यहाँ देखिए ये क्रम में नहीं लिखे गए हैं। तो जरूरी नहीं है आपका कि इसी क्रम में लिखे जाए जिस क्रम में आपको लिखना है। आपका जो मन हो उस क्रम में लिखिए, शायद बड़े वाले को लिखिए चाहे छोटे वाले को लिखिए। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते। ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो समुच्चय आप लिखोगे तो किसी अवयव को आप डबल बार नहीं लिखोगे, 2 बार नहीं लिखोगे, अर्थात प्रत्येक अवयव एक दूसरे से भिन्न होता है। आप देखिए यहाँ पे जो समुच्चय बनाया है इसमें क्या 1, 2, 3 या जो भी संख्या है क्या इसको डबल बार लिखा है, नहीं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है स्कूल में क्या लिखा है, SCHOOL, ये लिखा है। यहाँ पर जब इसके समुच्चय को लिखेंगे तो SCHOL लिखेंगे। देखिए ओ 2 बार था लेकिन हमने 2 बार इसको नहीं लिखा क्योंकि एक बार ये कवर हो चुका था। ठीक है, यानी समुच्चय जब रोस्टर निर्माण विधि आप लगाओगे तो उसमें किसी भी अवयव को आप 2 बार नहीं लिखोगे। और उसके बाद यदि उसका क्रम आपका ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब अगर पहले बड़े वाले को लिख दिए हो तो फिर छोटे वाले को लिख दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको एकदम आराम से लिखना है रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि आपको समझ में आ गई। रोस्टर विधि क्या थी, मझले कोष्ठक में उसके अवयव को लिखा जाता है, अवयवों को मध्य अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद शब्दों को 2 बार नहीं लिखा जाता और आपका क्रम यदि ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी पहले या बाद में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका कौन सा विधि, रोस्टर विधि। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए दूसरा है, आगे दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या है, देखिए समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, यानी जो भी आपके अवयव रहेंगे उनमें एक न एक संबंध होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें कोई संबंध रिलेशन ना हो। जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता, यानी जो समुच्चय से बाहर कोई भी अवयव होगा उसमें नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल ये समझाएगा। देखिए जैसे AEIOU, ये क्या है, ये सभी स्वर हैं, इसमें कभी आपको व्यंजन देखने को मिला नहीं, यानी इनके बीच का संबंध क्या है, संबंध यही है कि ये आपके स्वर हैं। लिखा है कि सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इनके बीच क्या संबंध है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है और इस गुणधर्म को कोई अन्य अक्षर नहीं है, मतलब इस गुणधर्म वाला कोई और अक्षर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें B लिख दिए या C लिख दिया या D लिख दिए, ये इससे मैच ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्वर है और ये सभी क्या है, आपके व्यंजन है। जैसे देखिए इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं कि देखिए B बराबर X, ये जो डबल बिंदी आपको दिख रहा है इसको पढ़ते हैं ऐसा है कि,
इसको क्या पढ़ते हैं, ऐसा है कि। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे यक्ष ऐसा है कि यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी यक्ष ऐसा है कि यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। और आपका समुच्चय निर्माण विधि में हमेशा आपको हिंदी में लिखा मिलेगा और रोस्टर विधि में आपको हमेशा गणित में लिखा मिलेगा। ये आपका मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए उदाहरण जैसे अगर हमें पढ़ें यक्ष ऐसा है कि, देखिए यक्ष ऐसा है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 से तो बड़ी है लेकिन 10 से छोटी। यानी यक्ष ऐसा है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और ये 3 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। लेकिन यदि ये तो आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गया, लेकिन यदि इसे रोस्टर विधि में लिखें तो ऐसे लिखेंगे यक्ष बराबर, ठीक है, यक्ष बराबर यहाँ पर अब 3 से बड़ा तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। यहाँ पे कैपिटल में रहेगा। ठीक है, ये जो हम लिखें ये वाला विधि, ये है आपका रोस्टर विधि। कौन सा विधि है आपका, रोस्टर विधि है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका हिंदी में लिखा है ये कौन सा विधि हो जाएगा आपका, ये आपका है समुच्चय निर्माण विधि। देखिए यहाँ पे है यक्ष ऐसा है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करता है। तो पिछले आपके स्लाइड में हमने आपको बताया था। उसके बाद है y ऐसा है कि y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। y क्या है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। z एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी z ऐसा है कि z आपका एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देख लेते हैं कि आगे कुछ है कि नहीं। यदि आगे कुछ नहीं होगा तो हम लोग इसी पर वीडियो समाप्त कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में एकदम अच्छे तरीके से आया होगा। देख लेते हैं। देखिए आगे कुछ नहीं है, मतलब हमारा जो आपका टॉपिक था क्लियर हो चुका है। यानी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा समुच्चय क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा समुच्चय के निर्माण की विधियां क्या है। उसमें हमने 2 विधियां पढ़ा मेन रूप से, रोस्टर विधि और आपका समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली क्लास है हमारी, उसके बाद कल से हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपको वहाँ पे बताते जाएंगे कि कैसे थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।